दिसंबर 1992 को कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद पर अटैक किया और उसे तोड़ दिया। ये यज्ञ राम टेम्पल निर्माण प्रोग्राम के अंडर आयोजित किया गया था। तो जब ट्रेन की ब्रेक खींची गई, बार बार S5 और S6 में आग कैसे लगी, किसने लगाई, इस हादसे में 59 जानें चली गई। इट वॉज अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। और फिर अगले दिन न्यूज छपी, कुछ सही कुछ गलत, 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी। लेकिन एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि बजरंग दल के लीडर्स और बाकी लोग क्या सच में इनोसेंट थे। आज मिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है। इनफैक्ट दुनिया के टॉप 10 लीडर्स की लिस्ट में मोदी जी का नाम सबसे पहले स्थान पर लिया जाता है। बट 2002 में सिचुएशन कुछ अलग थी। जो मंत्री आज ऑनरी अवार्ड्स जीत रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, वही 2002 में बहुत ही अलग नजरिए से देखे जा रहे थे। देखिए, बात 27 फरवरी 2002 की है, जब साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद वापस लौट रही थी। ये ट्रेन तो थी एक आम ट्रेन, बट इसमें यात्रा कर रहे 1700 पैसेंजर्स पूर्णाहुति महायज्ञ से वापस आ रहे थे। आगे बढ़ने से पहले इस यज्ञ के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद पर अटैक किया और उसे तोड़ दिया, जिसके बाद देश में इस विषय को लेकर काफी हल्ला मच चुका था। अब उसके कुछ साल बाद 1999 में सरकारें बदली और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इस जीत के बाद कई हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद को लगा कि अब बीजेपी सत्ता में है तो उनकी मांगे सुनी जाएंगी। बट वो शायद भूल गए थे कि वाजपेयी जी भी इस इशू को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। इसी के चलते फरवरी 2002 में वीएचपी ने और हिंदू संगठन ने साथ मिलकर इस यज्ञ का आयोजन किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यज्ञ राम टेम्पल निर्माण प्रोग्राम के अंडर आयोजित किया गया था, जिससे एक चीज तो क्लियर थी, ये सिर्फ एक रिलीजियस मैटर नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल मैटर भी था। अब वापस लौटते हैं साबरमती एक्सप्रेस पर। According to the data on VHP official website, approximately 14,000 कर सेवक, जिन्हें राम सेवक भी कहा जाता है, इस यज्ञ में भाग ले रहे थे। अब इनमें से 2000 कर सेवक 25 जनवरी को इस ट्रेन में चढ़ते हैं। अयोध्या से चली ये ट्रेन फिर 27 फरवरी को सुबह 7:43 गोधरा पहुंचती है। और यहाँ जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, गोधरा गुजरात के पूर्व भाग का एक मुस्लिम डोमिनेटेड शहर है और यहाँ हमेशा से थोड़ी अंतर सामुदायिक हिंसा चलती आ रही है। 27 फरवरी की सुबह कुछ अलग नहीं थी। ट्रेन गोधरा है और तब तक सब सही था। अब सबसे पहला पॉइंट ऑफ नोटिस है कि जब ट्रेन गोधरा से निकली तो कुछ आधे किलोमीटर की दूरी के बाद ही ट्रेन की चेन खींची गई। देखिए, इस कहानी की बाकी चीजें एक दूसरे से विपरीत हो सकती हैं, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन ट्रेन के इंजीनियर और लोकोमोटिव यानी मशीन को समझकर कंफर्म की गई है। इसके आगे की कहानी के कई दृश्य हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट उन सब पर अंतिम परिणाम यही था कि उस सुबह S5 और S6 में यात्रा कर रहे लोग, जिनमें मोस्टली सारे राम सेवक थे, उनकी जलकर मौत हो गई। इस हादसे में 59 जानें चली गई। और दुख की बात यह है कि उस दिन साबरमती एक्सप्रेस में जिन लोग की मौत हुई, जो 67 लोग घायल हुए, उनकी कभी कोई चर्चा नहीं हुई। अब देखो, इस स्टोरी में ना बहुत लूप होल्स यानी कमियां हैं। जब ये राइट सेटल हुए तो कई रिपोर्ट्स तैयार हुई और वो सब S5 और S6 में आग कैसे लगी, किसने लगाई या खुद लगी, इसके अलग अलग रीजंस की तरफ इशारा कर रही थी। सबसे पहली रिपोर्ट उस गुजरात गवर्नमेंट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से आती है। कहने को तो ये टीम थी, बट असल में कमीशन एक वन मैन कमीशन यानी सिर्फ एक हाईकोर्ट जज यानी KG शाह के द्वारा करी जा रही थी और इसलिए इन पर भी कई सवाल उठाए गए। इसका कारण था शाह और मोदी, जो उस टाइम गुजरात के CM थे, उनके करीबी संबंध। अब कमीशन का विरोध हुआ और GT नानावटी को ही चेयरमैन बना दिया गया। इस रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट आया 2008 में, KG शाह की डेथ के बस कुछ महीनों बाद। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 27 फरवरी को जब ट्रेन की ब्रेक खींची गई बार बार, तो वो एक गलती नहीं थी, इट वॉज अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 26 फरवरी को ही तैयारियां शुरू हो गई थी और इनमें शामिल थे गोधरा के लोकल मुस्लिम्स और इनको लीड कर रहे थे मोहम्मद हुसैन कलोटा। तो ट्रेन के रुकते ही इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और जब अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने विंडोज बंद करी तो उन लोगों ने 4 कोचेस में आग लगा दी। इस हादसे में मारे गए 59 लोगों में 27 औरतें थीं और 10 बच्चे जो जिंदा जल गए और 48 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये दृश्य इतना दर्दनाक था जो मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग से भी साफ दिखा और उसी दौरान VHP, बजरंग दल के कई लोग भारी मात्रा में जमा होने लगे। 27 की दोपहर तक इन लोगों के पास एक लिस्ट थी जिसमें मुस्लिम इलाके और उनकी दुकानों का एड्रेस था। फिर यही लोग ट्रकों में भरकर मुस्लिम इलाकों में पहुंचते हैं। इनके हाथों में तलवारें, मेटल पाइप्स एंड गैस सिलेंडर थे। इन्हें ये सब कहां और कैसे मिला, इसकी इन्फॉर्मेशन आज तक हमारे पास नहीं है। और शाम तक VHP ने गुजरात में स्टेट वाइड स्ट्राइक घोषित कर दिया।
शाम से दंगे शुरू हुए और इन्होंने भारी मात्रा में घर, दुकानें और लोगों को जलाया। और फिर अगले दिन न्यूज़ छपी, कुछ सही कुछ गलत और कुछ बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई थी। संदेश, जो एक VHP बैक न्यूज़पेपर मानी जाती है, उन्होंने हेडलाइंस लिखी थी। उसे ये तो साफ था कि वो नफरत की भावना को बढ़ाना चाहते थे। इस हिंसा का शिकार बने कई लोगों में शामिल थे एहसान जाफरी, जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता थे और चमनपुरा के गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे। सबको पता था कि यहाँ रह रहे सारे मेजरली मुस्लिम्स हैं, क्योंकि उनके पास बकायदा एक लिस्ट थी, इसलिए इन जगह को टारगेट किया गया। 20 फरवरी की सुबह वहां पहुंचकर VHP के लोगों ने जाफरी का घर जलाया, जिससे उनके घर में छुप रहे 68 लोगों की भी जलकर मृत्यु हो गई। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब ये सब हुआ उस टाइम जाफरी कई मंत्री, पुलिस ऑफिशियल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं करी। रूमर्स ये भी हैं कि इवन मोदी जी ने उनकी सेफ्टी की रिक्वेस्ट को मना कर दिया। ऐसे ही एक और बड़ा इंसिडेंट था नरोड़ा पाटिया मैसेकर का। ये बात भी 20 फरवरी की है, जब 5000 बजरंग दल के सदस्यों ने 96 मुसलमानों को मार डाला। हाल इतने खराब हो गए कि स्टेट में कर्फ्यू लगाना पड़ा एंड वायलेंस को रोकने के लिए इंडियन आर्मी की टुकड़ियां बुलाई गई। और इन सब घटनाओं के बीच में जो सोर्स सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा था वो था मीडिया। अब हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि कुछ रिपोर्टर्स ने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ऐसी स्टेटमेंट्स मारी जिन्हें सुनकर कोई भी व्यक्ति भड़क जाए। इनमें से एक थी बरखा दत्त, जो वहां पे लाइव रिपोर्टिंग में बता रही थी कि कौन से इलाकों में कौन रहता है, कौन से हिंदू है या कौन से मुस्लिम डोमिनेटेड शांत जगह है। ये ना ही सिर्फ एक मॉरली या नैतिक रूप से गलत था, बल्कि जर्नलिज्म के प्रोटोकॉल के भी अगेंस्ट था। एक वायरल वीडियो के अकॉर्डिंग इवन मोदी जी ने इस चीज को लेकर आपत्ति जताई थी। अब ये 3 दिन के एक्टिव प्रोटेस्ट और 1 साल के ऊपर चले हेट क्राइम जब शांत हुए, तब तक 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिनमें से 250 के अराउंड हिंदू थे और बाकी मुसलमान। कुछ अनऑथराइज्ड रिपोर्ट का कहना था कि ये डेथ टोल 2000 के पार था। अब जब ये राइट्स हो रहे थे तो एक और जगह जहां सबका ध्यान गया वो थी स्टेट गवर्नमेंट, जो मोदी के अंडर थी। एक तरफ ये राइट्स शुरू हो रहे थे और दूसरी तरफ सवाल ये था कि राइट्स होने क्यों दिए जा रहे हैं और इन्हें रोकना इतना संभव क्यों हो रहा है। हर किसी का अपना ओपिनियन था। कुछ ने कहा कि राइटर्स को रोकना मुश्किल है और कुछ ने ये भी कहा कि शायद ये सब जानबूझ के कराया जा रहा है। आउटलुक ने 2007 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें मेंशन था कि मोदी ने 27 की शाम को एक मीटिंग रखी और पुलिस सीनियर्स और मंत्रियों को कहा कि अगले 3 दिन तक हिंदुओं को बिना कुछ कहे बदला लेने दिया जाए। आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं है, मगर इस बात का कुछ हिस्सा प्रूव हुआ है जो हम आगे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू आउटलुक, ये इन्फॉर्मेशन उस टाइम के मिनिस्टर हरेन पांड्या ने दिया था, वो भी ऑन रिकॉर्ड, बट क्योंकि उनकी रहस्यमय हत्या हो गई थी 2003 में, तो ये भी हम कभी कंफर्म नहीं कर पाए। बट फिर अप्रैल 2011 में संजय भट्ट, जो गोधरा कांड के समय डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस थे, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया इन द सुप्रीम कोर्ट। इस एफिडेविट में एलिगेशन लगाया उन्होंने मोदी के खिलाफ कि उन्होंने इन राइट्स को बढ़ावा दिया और उन्हें बिना किसी रुकावट बदला लेने दिया। ये बातें सिर्फ उड़ती खबरें थी जो कभी प्रूव नहीं हो पाई। भट्ट पर कई सारे इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जिसकी वजह से आज वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, इसलिए उनकी बात पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है ये आप पर है। अब एक और सवाल था कि राइट शुरू कैसे हुए और किसने किया। इस विषय पर कई रिपोर्ट्स बनी, जिनमें से सबसे पहले SIT रिपोर्ट बनी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा सबसे प्रमुख रिपोर्ट बनी थी बैनर्जी रिपोर्ट। ये बात सितंबर 2004 की है, जब इलेक्शन जीतकर कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई। रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने इस घटना के 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के जज उमेश चंद्र बैनर्जी को जांच के लिए अपॉइंट किया। जनवरी 2008 में आई इनकी रिपोर्ट ने कंक्लूड कर दिया कि साबरमती एक्सप्रेस एक एक्सीडेंट था, ना ही एक प्लान साजिश। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट 2008 में आती है और इनकी रिपोर्ट 2005 में ही इसको एक एक्सीडेंट का टैग दे चुकी थी। इसके ऑपोजिशन में बीजेपी ने कहा कि एक तरीका था बिहार के 2005 के इलेक्शन जीतने का। अरुण जेटली ने भी कहा कि रेलवे मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं है ऐसी कोई भी रिपोर्ट निकालने का। एंड में गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया। एक और ऐसी रिपोर्ट थी यूके गवर्नमेंट की, जो कुछ साल पहले मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री में भी फीचर हुई थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, VHP के लोगों ने जानबूझकर साबरमती एक्सप्रेस में लोगों को जलाया ताकि वो गुजरात से मुसलमानों को हटा सके और वायलेंस कर सके। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि पुलिस वालों ने भी मुसलमान औरतों का रेप किया और इस हादसे को महीने से प्लान किया जा रहा था। अगर आप सोच रहे हैं कि यूके गवर्नमेंट का गुजरात राइट से क्या लेना देना हो सकता है, तो सोचते रहिए, क्योंकि कोई लेना देना नहीं है। यूके को बस दूसरे देशों में खोट निकालना है और अपने का कोई होश नहीं है उन्हें। अब वापस जाते हैं मोदी जी के रोल पर, समझते क्या हुआ। देखिए, हाई कोर्ट ने मोदी के साथ कई अक्यूज का चिट्टा साफ कर दिया है, लेकिन एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि बजरंग दल के लीडर्स और बाकी लोग क्या सच में इनोसेंट थे।
कुछ लोगों के राज तभी बाहर आ गए जब तहलका मैगजीन ने 2007 में अपने किए गए स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा कुछ अक्यूज की रिकॉर्डिंग बना ली थी। इन रिकॉर्डिंग्स में लीडर्स बताते हैं कि कैसे इन्होंने उन लोगों को मारा और इनमें से एक थे बाबू बजरंगी। उस टाइम वो बजरंग दल के एक लीडर थे और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने उनको छुड़वाया और नरोड़ा पाटिया मैसाकर की शाम को आकर उत्साहित भी किया। और ये वीडियो सीबीआई ने ऑथोराइज करी है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है ये सच है या गलत, इसलिए इसको लेकर आप अपना ओपिनियन खुद बना सकते हैं। इस घटना को पढ़ने और समझने के बाद मैं बस इतना कहूंगी कि आज तक कई ऐसे लोग हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी बिल्कुल इधर उधर हो गई है और किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। दुख की बात यह है कि बिल्किस बानो, जिनके साथ इन राइट्स के दौरान असॉल्ट हुआ, उनके रेपिस्ट को भी बेल दे दी गई। ऐसे केसेस एक बात क्लियर करते हैं कि एक्सट्रीमिज्म का ख्याल चाहे इस तरफ हो या उस तरफ किसी का भला नहीं करती। जो सत्ता में रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो अपनी आम जिंदगी जी रहे होते हैं वो पीड़ित रह जाते हैं।